नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे जगदलपुर का, जहां खेत में जुताई करता हुआ एक ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की दबने की वजह से मौत हो चुकी है। हादसे में 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग थे। भानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो जगदलपुर से ये बड़ी जानकारी। खेत में जुताई कर रहा एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर कई लोग भी सवार थे, 2 बच्चे भी सवार थे। वाहन पर सवार ये बच्चे नीचे गिरे और ट्रैक्टर के नीचे दबने की वजह से इन दोनों बच्चों की मौत हो गई है घटनास्थल पर ही। साथ ही साथ इस हादसे में 3 लोग भी घायल हैं। एक ही परिवार के सभी लोग ये थे जो कि ट्रैक्टर पर सवार थे। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो गंभीर घटना जगदलपुर में 2 बच्चों की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। दुखद सूचना, खेत में जुताई कर रहा ट्रैक्टर पलट गया। भानपुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग इस ट्रैक्टर पर सवार थे, लेकिन ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ, पलटा और उसके बाद 2 बच्चे नीचे जा गिरे। ट्रैक्टर के नीचे दबने की वजह से उनकी मौत हो गई और करीब 3 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी बता दूं, ये जो भानपुरी थाना क्षेत्र का कावड़ गांव इलाका है, जहां पर एक परिवार के लोग ट्रैक्टर में जुताई कर रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर का जो ट्रॉली है वो पलट गया और उस पलटने से जो ट्रैक्टर में सवार 2 बच्चे थे, जिनकी उम्र 6 से 7 साल की बताई जा रही है, ये नीचे आ गए और दबने से मौके पे ही इनकी मौत हो गई। साथ ही जो 3 लोग और थे वो घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ये जो पूरा घटना है, ये एक्चुअल में ट्रैक्टर जब जुताई हो रहा था तो वहां पर पानी की ज्यादा था और वो ट्रैक्टर फंस गया था और जैसे ही आगे बढ़ा तो ट्रैक्टर अनियंत्रित के पलटा, जिससे ये घटना हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो गंभीर दुर्घटना जिसमें 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही जान जा चुकी है, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। बड़ी जानकारी, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। युवा 6 मई से यानी कि कल से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। 6,285 सहायक शिक्षकों की भी भर्ती होनी है, जबकि 432 व्याख्याता के पदों पर भी आवेदन किए जा सकेंगे। तो लंबे समय से जो भर्तियां अटकी हुई थी, शिक्षकों की भर्तियों के लिए लगातार युवा मांग कर रहे थे और अब ये रास्ता खुलता हुआ कल यानी कि 6 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे। तो शिक्षकों के पद, साथ ही साथ सहायक शिक्षकों के पद पर भी भर्ती होनी है। और 58% आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद सीजीपीएससी ने भी वन सेवा संयुक्त परीक्षा के इंटरव्यू को शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक अब 18 मई से 3 जून के बीच इंटरव्यू होगा और वन सेवा के लिए 211 पदों पर भर्ती की जानी है। लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए थे और अब उनके इंटरव्यू को लेकर ये शेड्यूल जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ से एक और अच्छी खबर, जल संसाधन विभाग के लिए भी नियुक्तियां होनी है। 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आदेश जारी हो चुके विभाग की तरफ से। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह आदेश जारी हुए हैं। 58% आरक्षण बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और सीएम भूपेश बघेल की तरफ से तत्काल निर्णय कि सभी विभागों में भर्तियां शुरू हों। शिक्षकों की भर्ती, अभियंताओं की भर्ती, वन रक्षकों के लिए इंटरव्यू का भी शेड्यूल जारी हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह आदेश जारी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली में रेल मंत्री से बस्तर बीजेपी के नेता ने मुलाकात की है। मंत्री ने रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के जल्द निर्माण की सहमति भी दी है। जुलाई 2023 तक डीपीआर बन जाने का भरोसा भी दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर बीजेपी के नेताओं ने रेल मंत्री से मुलाकात जब की, उस समय की तस्वीरें। 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए दोनों ओर से निर्माण होगा, इसकी मंजूरी रेल विभाग की तरफ से मिल चुकी है। माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई
और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्र। के श्रीनिवास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, रेल लाइन को मंजूरी मिली है, बीजेपी नेताओं की मुलाकात रेल मंत्री से कितनी महत्वपूर्ण रही यात्रियों के लिए? यहाँ पर वासियों के लिए रेल लाइन की मांग को लेकर काफी लंबे वर्षों से मांग की जा रही थी। जगदलपुर से रावघाट से राजधानी रायपुर तक जोड़ने के लिए मांग लंबी थी और बस्तर वासी लगातार इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे। अंतागढ़ से जगदलपुर तक पैदल यात्रा भी निकाले थे और 9 मई को महाबंद भी बुलाया। इसे देखते हुए भाजपा के जो नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया था और कल देर शाम ही भाजपा के तमाम नेताओं से केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात हुई। काफी राहत की खबर है कि अब काम शुरू हो जाएगा। 140 किलोमीटर की जो लंबी किलोमीटर का जो सफर है उसके लिए काम दोनों ओर से किया जाएगा। डीपीआर तैयार किया जाएगा जुलाई माह में। तो कुछ कह सकते हैं कि जो भाजपा नेताओं का दिल्ली तक बुलावा था वो कुछ राहत बस्तर वासियों के लिए है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि बस्तर वासियों को रेल कब तक पूरा मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस जानकारी के लिए। और ट्रेलर रिलीज होने के साथ साथ विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी आज रिलीज हो रही है और दूसरी ओर कई राजनीतिक पार्टियां और संगठन फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस ने द केरला स्टोरी का विरोध जताया है, वहीं मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। तमाम विवादों और विरोध के बीच शुक्रवार को द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। कई राजनीतिक दल और संगठन इस फिल्म के विरोध में हैं और बैन की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने फिल्म के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा है और जिन्होंने ट्रेलर देखा अब वो पूरी फिल्म देखेंगे। इस बीच कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और प्रतिबंध की मांग कर रही है। यदि संविधान सम्मत सरकार है तो उसे ऐसी मूवी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मूवी को लेकर पहले कहा गया कि यह 32,000 युवतियों के साथ जो लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं उन्हें लेकर यह मूवी बनाई गई है। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 बच्चियों को लेकर यह मूवी बनाई गई है जिसमें एक जेल में है। तो झूठ कितना परोसेंगे ये लोग। लेकिन प्रतिबंध की बात तो दूर, मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का समर्थन किया है। असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके प्रति लोग जागरूक हों तो निश्चित रूप से ऐसी फिल्म के बारे में टैक्स फ्री करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी फिल्म को टैक्स फ्री करने का कोई प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो देखा जाएगा। केरल स्टोरी को लेकर मध्य प्रदेश में मांग उठ रही है कि उसे टैक्स फ्री करना चाहिए मूवी मार्केट में। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने फिल्म के विरोध पर आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि केरल की जो जमीन की सच्चाई है, यथार्थ है, और जिस प्रकार वहाँ बलपूर्वक धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है, उसको यदि एक्सपोज करने के लिए कोई हिम्मत से कोई फिल्म का निर्माता और डायरेक्टर आता है और जनता के सामने सच्चाई लाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। समाज में जो कुछ घट रहा है उसकी सच्चाई दिखाने का हूँ, इसलिए न्यायालय ने भी कोई रोकने का काम नहीं किया है। ज़बरदस्ती का हल्ला मचा के, और इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। यदि बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित हो
तो उसकी आवाज़ को कोई उठाने वाला ना हो, ये गलत तरीका है। ट्रेलर पर इतना बवाल मच चुका है, लेकिन अब तो पूरी फिल्म रिलीज हो रही है। देखना होगा कि फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब अगली बड़ी खबर मुरैना से है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पहुंचने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज यहां पर बैठक करेंगे। पोरसा तहसील का भी दौरा करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नगर पालिका भवन का मंत्री की तरफ से लोकार्पण भी होना है। मुरैना से बड़ी जानकारी, आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के दौरे पर आने वाले हैं। नगर पालिका भवन का लोकार्पण, पोरसा तहसील का दौरा करना है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। 6 मई को कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी और सुबह 11 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आने वाले हैं। कमलनाथ दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के बीच ही कांग्रेस का दामन थामेंगे दीपक जोशी। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इसे लेकर अब ये पुष्टि सामने आई है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बेखौफ हैं बदमाश। ऐशबाग क्षेत्र में बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने हवाई फायर किए। आधा दर्जन बदमाशों ने 4 हवाई फायर किए। ऐशबाग क्षेत्र के सोनिया कॉलोनी ब्रिज के पास बने चौराहे का पूरा मामला। पुलिस अब अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सरप्राइज गश्त पुलिस की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आता है। लगातार पुलिस के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि गश्त की जा रही है, स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है, लेकिन इसका कोई असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता हुआ, क्योंकि बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, हवाई फायर किए और अब अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने हवाई फायर किए। आधा दर्जन बदमाश यहां पर पहुंचे थे। 4 बार फायरिंग हुई। सोनिया कॉलोनी ब्रिज के पास बने चौराहे का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। सरप्राइज गश्त पर भी पुलिस के जवान निकले, लेकिन इस गश्त का कितना असर हो रहा है राजधानी में, ये इस तरह की घटनाओं से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बदमाशों में खौफ नजर नहीं आता है। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर बदमाश इस तरह की हरकत आए दिन राजधानी में करते हैं। सोनिया कॉलोनी ब्रिज के पास बने चौराहे का ये पूरा मामला। अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक कब लगेगी, कब बदमाशों में खौफ आएगा पुलिस का, ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हुए ऐशबाग क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। 2 बाइक पर सवार बदमाश यहां पहुंचे, 4 बार हवाई फायर किया। सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जरूर बताया गया कि सरप्राइज गश्त निकली पुलिस की तरफ से, लेकिन इसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आता है राजधानी में। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल ही जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया, सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया, सभी जोन जो डीसीपी है उनको निर्देशित किया कि सरप्राइज चेकिंग की जाए, खासकर ऐसे लोगों पर जो संदिग्ध तरीके से घूमते हैं, जो साइलेंसर जो आवाज करती हुई गाड़ियां हों या ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले हों, इस तरह के मामलों पर विशेष नजर रखनी है। उसके लिए सरप्राइज चेकिंग अलग अलग थानों में की जानी है। इस बात का कल ही ऐलान किया गया और कल देर रात ही जिस तरीके से जो वीडियो सामने आए हैं, ऐशबाग थाना इलाके के जो सोनिया नगर है, वहां पर कुछ बदमाश हैं जो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का काम जो है वो राजधानी में किया जा रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी तमाम इस तरह के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं, जब आरोपी जो है खुलेआम सड़कों पर फायरिंग करते हुए या चाकूबाजी की घटनाएं हों या स्टंट करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही पुलिस की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हो कि लगातार जो है वो कॉम्बिंग गश्त की जाती है अलग अलग इलाकों में, ताकि इस तरह के जो तत्व हैं उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये सब बताती हैं कि किस तरीके से पुलिस का जो खौफ है वो इन अपराधियों के मन में नहीं है। यदि पुलिस सड़कों पर मौजूद होगी तो संभवतः इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है। कि उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए भोपाल पुलिस कुछ बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेगी, यानी सड़कों पर नजर आएगी, या जिस तरीके से सरप्राइज चेकिंग की जो बात कही गई है पुलिस कमिश्नर के द्वारा वो कम से कम जमीनी धरातल पर अगर नजर आती है तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और यही मालूम पड़ता है कि पुलिस को अब सख्ती बरतने की जरूरत राजधानी भोपाल में भी। आगे बढ़ते हैं, रतलाम का जिक्र करेंगे। जिला प्रशासन ने आम लोगों की संपत्ति का अवैध कब्जों को हटाने की पहल की है। प्रशासन ने इसके लिए कलेक्ट्रेट में शिविर भी लगाया, जिसमें प्रॉपर्टी संबंधित विवाद को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने अवैध कब्जों की शिकायत पर मौके पर एसडीएम को भेजकर 5 प्लॉट्स पर कुख्यात गुंडे अज्जू शेरानी के अवैध कब्जे को हटाने की भी कार्रवाई की है। कानून आयुक्तों ने भी एक से अधिक लोगों को जमीनें विक्रय की है। इस तरह के विवाद है जिसमें हम लोगों ने आज कुछ अच्छी पहल स्थापित की है। यहाँ स्थानीय पे एक अज्जू शेरानी है, वहाँ हम लोगों ने कैमरे भी लगाए हैं, क्योंकि उसका लगातार वहाँ डर और भय बना हुआ था। उसको दूर करने के लिए और उसकी एक्टिविटी पे वॉच करने के लिए हम लोग कैमरे भी लगा रहे हैं। और पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां अंतर्राज्यीय नट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। बैंक से पैसा निकालने वालों को बनाते थे ये निशाना, और साथ ही मरवाही में बैंक से पैसा निकाल रहे लोगों को इन्होंने निशाना बनाया। मामले में 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हैं, जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पिंडरा से बड़ी जानकारी, अंतर्राज्यीय नट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। बैंक से पैसा निकालने वालों को निशाना बनाया करते थे। और अब चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां व्यापम कांड के आरोपी 5 आरक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। आरक्षक धर्मेंद्र रावत, पूनम सिंह, लंकेश शर्मा, देवेश त्यागी और धीरज दोनोरिया बर्खास्त हो चुके हैं। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने आरक्षकों को बर्खास्त किया। आरोपी आरक्षकों को 2014 में भोपाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी के बाद से आरक्षक निलंबित चल रहे थे। पिछले महीने विशेष न्यायालय ने सभी आरक्षकों को दोषी करार दिया था, और अब ये सख्त कार्रवाई, 5 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। भोपाल एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार निलंबित चल रहे थे। सहयोगी सुशील ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पिछले समय जो व्यापम कांड हुआ था उसमें 5 आरक्षकों के खिलाफ भोपाल एसटीएफ ने केस दर्ज किया था। ये आरक्षक धर्मेंद्र रावत, पूरन सिंह, लंकेश, देवेश त्यागी और धीरज दानोरिया है। इन सभी आरक्षकों के खिलाफ एसटीएफ ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था भोपाल एसटीएफ ने, और उसके बाद से ही इन्हें निलंबित कर दिया गया था, चूंकि ये ग्वालियर में इनकी तैनाती थी, और यही वजह कि ये घटना के बाद से निलंबित चल रहे थे। और अब कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इन सभी आरक्षकों को जो है दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया था विशेष न्यायालय द्वारा। यही वजह है कि अब जब सजा मिल चुकी है इन 5 आरक्षकों को, तो ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने विधिवत तरीके से विभागीय तौर पर इन सभी 5 आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। कल रात इन आरक्षकों के बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील।